तो ये हमने कंप्लीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ दी बच्चे। और यहाँ पर एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि कैसे हमारे पहले एम्फीबियंस आ रहे हैं, फिर रेप्टाइल्स आ रहे हैं, फिर बर्ड्स, उनमें कनेक्टिव लिंक आ रही है, उन्हीं के साथ मैमल्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हमारा, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है वहीं से कुछ मैंने यहाँ से पॉइंट लिखे हैं बच्चे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। जैसे कि गोल्डन एज ऑफ बर्ड्स, मैमल, इंसेक्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब आपके एंजियोस्पर्म क्या है, सीनोजोइक। सीनोजोइक इज द गोल्डन एज फॉर बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। गोल्डन एज फॉर रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म कोई पूछे आप कहेंगे सर इट इज मेसोजोइक। वहीं का सब वहीं से उठाया गया है। इनवर्टिब्रेट्स अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो। एनसीईआरटी की सारी लाइनें बच्चे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। जॉलेस फिशेस कब आई, 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड्स 320 मिलियन ईयर एगो। फिशेस लाइक रेप्टाइल्स, इक्थियोसॉरस जिसको बोल रहे हैं, दैट इज एक्वाटिक डायनासोर बोलते हैं हमें इनको हम, एंड दे वेयर अपीयर्ड 200 मिलियन ईयर एगो। ट्राइनासोरस रेक्स जो कि आपका अपने समय का सबसे बिगेस्ट कार्निवोरस डायनासोर था बच्चे। इट वाज द बिगेस्ट कार्निवोरस डायनासोर एंड इट वाज 20 फीट इन हाइट। ये हमारा पॉइंट है डायरेक्ट जो हमें याद रखना है। सीलोकैप जिसको लेटिमेरिया बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है बच्चे, इट हैज फ्लैसिलो फिन्स। और कब दिखा ये, 200 मिलियन ईयर देखो। फर्स्ट टेट्रापोडा एम्फीबियन कब आया आपका, वे इवॉल्व फ्रॉम सीलोकेट। सही बात है क्योंकि सर सीलोकेट जो है ये हमारा सीलोकेट इज द कनेक्टिंग बिटवीन द फिशेस और एम्फीबियंस। तो सबसे पहला टेट्रापोडा यहीं से बना होगा। फर्स्ट मैमल कैसे थे, दे वर शू लाइक। सर लाइनें एनसीईआरटी की। सम मैमल्स लाइक व्हेल, डॉल्फिन, सी काउ, सील, ये पूरी तरह से एक्वेटिक एडाप्टेशन कर चुके हैं एक्वेटिक हैबिटेट को। यहाँ पर ये नहीं देखने के लिए लिखा कि एक्वेटिक हैबिटेट को किया कि नहीं किया, हमसे ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि व्हेल, डॉल्फिन, सील और सी काउ भी आपके मैमल्स ही हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल्स, तो वहाँ पर ये उठाकर रख दिया जाएगा। ये हमारे मैमल्स के एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर देख लिया कि व्हेल, डॉल्फिन है वहाँ पर, लेकिन सील एंड सी काउ भी मैमल ही यहाँ पे, बस इस चीज़ को जानने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर। डायनासोर्स की बात करें तो दे वर सडनली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या देखा गया कि सडनली खत्म हो गए डायनासोर इस अर्थ से। रीजन आज तक कोई एक्यूरेट रीजन नहीं दे रहा है इनका। कि कुछ लोग कहते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा हो गया कि सर्वाइव नहीं कर पाए, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग यहाँ पे रीजन इसके हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता अभी इसका। डायनासोर किसके साथ आए थे, दे ओरिजिनेटेड विद मैमल्स, मैमल के साथ आए थे हमारे जगह प्रोटोजोआ के साथ। तो अपने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारे इस अर्थ पे प्लांट और एनिमल जो आज हम देख रहे हैं, मॉडर्न प्लांट एनिमल, ये किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, इनकी इवोल्यूशन के पीछे रीजन क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। तो हमारे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो सबसे पहली थियरी है, इट इज लमार्किज्म। लमार्क साहब ने दी सबसे पहली थियरी, और हमारे लमार्क साहब को ही बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशनरी थियरी, इन्हीं को हम बोलते हैं। अगर हम लमार्किज्म की बात करें तो लमार्क साहब क्या कहते हैं बच्चे, इनका मानना है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए जिम विम करके बॉडी बिल्डअप कर लिया, उसने उसकी मसल ग्रो कर गई, तो उसका जो बच्चा है उसके एज इट इज मसल ग्रोथ मिलेगी उसको, क्योंकि मसल का ग्रो कर जाना ये हमारा एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। हमने एफर्ट से लाइफ टाइम में जो एफर्ट किया उससे ग्रो किए। और इनका क्या मानना है कि ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, उनका जो बच्चा होगा बॉडी बिल्डअप उसकी ऐसी रहेगी बॉडी बिल्ड, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकली मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिट होने। या फिर और ये क्या कहते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली लमार्किज्म क्या कहता है, किस तरीके से समझाता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को। तो यहाँ पर इस लमार्किज्म को समझने के लिए 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है इंटरनल वाइटल फोर्स का पाया जाना, दूसरा है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, थर्ड इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स। तो ये पॉइंट ये कहता है हमें कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए
उसके अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स, उसके पास खुद के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सके। इसको समझने की कोशिश करें, जैसे अगर हम जिराफ का एग्जांपल लें तो इनके हिसाब से जिराफ के अंदर, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो इनके हिसाब से जिराफ के अंदर क्या है, जिराफ के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी गर्दन लंबी कर ले। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बता रहा है कि इंटरनल वाइटल फोर्स पहले से पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड। इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं कि वो इंटरनल वाइटल फोर्स तो है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म उस इंटरनल वाइटल फोर्स का यूज तब करता है जब एनवायरनमेंट की नीड हो, जब उसको उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जरूरत पड़ती है, जब उसको सरवाइव करने की जरूरत आती है उस एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में, तो फिर वो उस इंटरनल वाइटल फोर्स का यूज करता है। इसका मतलब अगर हम जिराफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, जिराफ के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिराफ के पास इंटरनल वाइटल फोर्स पहले से है कि अपनी गर्दन वो लंबी कर सकता है, लेकिन वो ये गर्दन लंबी कब करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी। मतलब जब उसे नॉर्मल ग्राउंड की जब ग्रासेस खत्म हो गई, जब नीचे उसको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे फीड करने के लिए, तब वो एफर्ट करेगा कि वो ट्री जो है, प्लांट जो है, उनकी लीफ को खाए, तो उसके लिए उसको इस इंटरनल वाइटल फोर्स का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन बड़ी होगी। ठीक है, और इसको, ये जो उसका सेकंड है जिसको हम बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड, इसको हम थियरी ऑफ एपिटेंसी, भूख की थियरी कह रहे हैं। ठीक है, कब उसने यूज किया, जब उसकी भूख बढ़ी, जब उसको जरूरत पड़ी, तब वो अपनी इंटरनल वाइटल फोर्स को यूज कर रहा है। थर्ड क्या कह रहे हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ा है, उस एनवायरनमेंट की इफेक्ट की वजह से ये जिराफ क्या करेगा, ये अपनी गर्दन का यूज कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है ज्यादा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का पे ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये होता है मतलब यूज एंड डिसयूज। ठीक है, वहीं अगर वो अपने लाइफ टाइम में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज नहीं करेगा, तो फिर वो ऑर्गन धीरे धीरे करके क्या कर जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा। जैसे कि इसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि हमारे जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स के लिम्स जो पैर हैं, उनके उस इवोल्यूशन के दौरान खत्म हो गए। क्यों, उनको चलने की जरूरत नहीं, हो रेंग रहे हैं ना जमीन पे, तो उनके जो लेग्स हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, तो ये है यूज एंड डिसयूज। जिसका हम यूज करेंगे वो ऑर्गन ज्यादा ग्रो करेगा, जिस ऑर्गन का यूज नहीं होगा वो ऑर्गन ग्रो नहीं करेगा। एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, वो जिराफ जो है, उस जिराफ ने वो जो लंबी गर्दन अपनी एक्वायर की है लाइफ टाइम के दौरान, अब वो उसकी लंबी गर्दन एज इट इज उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी। ये मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब। तो जिराफ की गर्दन का बड़ा हो जाना ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, और इनका मानना है कि वो जो एक्वायर्ड इन्होंने कैरेक्टर किया एक्वायर, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चे पूरा लमार्किज्म को इस 4 पॉइंट में हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास इंटरनल वाइटल फोर्स होती है अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, लेकिन उस इंटरनल वाइटल फोर्स का यूज कब करते हैं, जब एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट की इफेक्ट की वजह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं, किसी ऑर्गन को डिसयूज कर रहे हैं, तो यूज एंड डिसयूज की वजह से उस ऑर्गन के अंदर ग्रोथ या फिर डिमिनिशन हो रहा है, और उसके बाद वो जो एक्वायर किया जाएगा कैरेक्टर, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। उनका मानना है कि जो पहले के जिराफ हुआ करते थे बच्चे, उन जिराफ की जो गर्दन है छोटी रहती थी। ठीक है, इसको मान लेंगे कि जिराफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा जिराफ है, इनका मानना है कि पहले इस जिराफ की गर्दन छोटी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारे ग्राउंड के जो रिसोर्सेस हैं खत्म हो गए, तो फिर इसको ट्रीज जो हैं, ठीक है, इनको पेड़ पर के जो पत्तियां उसको खाने की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, अपने गर्दन का ज्यादा यूज किया, ज्यादा एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से फिर इनकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। इनकी गर्दन लंबी हो गई, और केवल गर्दन यहाँ पे लंबी ही नहीं हुई है। इनका क्या मानना है बच्चे, इनकी जो गर्दन लंबी हुई है, ये जो कैरेक्टर इन्होंने एक्वायर किया है लाइफ टाइम के दौरान, ये एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर ये लंबी गर्दन पहले से ही रहेगी। तो ये हमारा लमार्किज्म है, जो कि अब नहीं माना जाता। इसको कंप्लीटली किसने डिस्कार्ड किया, तो विजमैन साहब ने, ये जो हमारा लमार्किज्म की थियरी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसको हमारे विजमैन साहब ने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। विजमैन साहब ने एक जंप क्लास थियरी दी। अब डिस्कार्ड करने के लिए क्या किया इन्होंने कई जनरेशन तक, 10 to 20 जनरेशन तक क्या किया इन्होंने, जो माइस है, माउस के क्या करते थे, ये
उसकी टेल को कट कर देते थे, और टेल को कट करने के बाद क्या देखते थे, हर जनरेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोजनी होती थी फिर से उसकी पूंछ आ जाती थी, फिर से वो पूंछ कट करते थे, फिर से नेक्स्ट जनरेशन दोबारा से पूंछ आ जा रही है। तो ये जो इन्होंने देखा कि बार बार वो उनकी टेल कट कर रहे हैं, लेकिन कट करने के बावजूद भी हर नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से वो टेल अपीयर हो जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने बोला अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होता तो एक पर्टिकुलर जनरेशन, मान लिया एक जनरेशन 2 जनरेशन में पूंछ आ गई, लेकिन ये 10 to 20 जनरेशन के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीटली ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है इन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी बच्चे जर्म प्लांट थ्योरी, बस आपको नाम याद रखना है, ज्यादा हमसे पूछा नहीं जाएगा इसमें। इन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को। एक्सेप्शन की बात करें, हमने लामार्किज्म के बारे में बात कर लिया, डिस्कार्शन के बारे में बात कर लिया, किसने इसको डिस्कार्ड किया वो बात कर लिया हम लोगों ने। एक्सेप्शन ऑफ लामार्किज्म की अगर बात करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि लामार्किज्म की थ्योरी गलत है। तो लामार्क के हिसाब से क्या है, जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा डेवलप करेगा, जिसका ज्यादा यूज नहीं होगा वो डेवलप नहीं करेगा। या फिर दूसरा इन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो अगर हम देखें हमारे जो हिंदू रिचुअल्स हैं, ठीक है, हिंदू समाज में क्या है कि लड़कियों के कान जो है वो पहले क्या पियर्स करा रही है, वो ईयर जो है उसकी पियर्सिंग हो रही है उनकी, और इनकी जो ईयर की पियर्सिंग हो रही है वो हर एक लड़की करा रही है, लेकिन उसकी जो बच्ची हो रही है ऐसा थोड़ी ना है कि उसके ईयर पहले से पियर्स हो रहे हैं। अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होता तो उसकी बच्ची जो हो रही है उसका पहले से जो ईयर है वो पियर्स है, उसको ईयर पियर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया कि हम कह सकते हैं कि जो लामार्किज्म है ये यहाँ पर गलत है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, जो ईयर पियर्स करा रही है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दूसरा अगर हम यूज एंड डिसयूज की बात करें तो इनके कहने का हिसाब ये था कि जिस ऑर्गन का ज्यादा आप यूज करेंगे वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप करेगा, जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज नहीं होगा वो ऑर्गन डेवलप ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर अपनी हम हार्ट की बात करें, 24 घंटे एंड थ्रू आउट द लाइफ हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, बीटिंग चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें ये जो हार्ट बीट 24 घंटे चल रहा है थ्रू आउट द लाइफ, क्या ये ऐसा है क्या कि हार्ट की मसल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जा रही है? तो ऐसा नहीं है। हमारी हार्ट की मसल इतना काम करने के बावजूद भी वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या चीज कि यूज एंड डिसयूज वाला भी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। हमने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं अपने लामार्किज्म के, जो हमने भी डिस्कस किया कि हमारी हार्ट की मसल जो है, हमारी हार्ट की मसल, आइज की मसल 24 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो उतना ज्यादा बेटर या फिर वेल डेवलप्ड ये नहीं है, ठीक है। वही आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर पास होता है, इसको भी डिस्कार्ड करके हम लोगों ने, जैसे कि हिंदू में देखें तो क्या है, ईयर पियर्स कराने की ट्रेडिशन है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो रहा। और दूसरी बात, इंटरनल वाइटल फोर्स की जो ये बात करते थे, इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, तो एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इनके हिसाब से तो क्या हुआ कि हमारे पास, अगर हमारे पास क्या, ह्यूमन के पास क्या है, उड़ने की क्षमता, इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, और अगर हमें उड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हमारे विंग्स निकल आएंगे, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होगा। अगर हमें छत से गिरा दिया जाए तो क्या हमारे पंख निकल आएंगे? क्या, ना तो हम उड़ने लगेंगे ना ही पंख निकलेंगे हमारे। तो ये इंटरनल वाइटल फोर्स वाली कहानी भी यहाँ खत्म हो रही है हमारी, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग क्या करे, अगर ह्यूमन बीइंग उड़ना चाहे भी तो उसके विंग्स डेवलप नहीं हो सकते। तो इस तरह हमारा इंटरनल वाइटल फोर्स और एनवायरनमेंट का इफेक्ट, ये जो इनका कॉन्सेप्ट था वो हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं। और हमारी जो दूसरी थियरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने के लिए, दैट इज डार्विनिज्म, एंड दिस थियरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन साहब क्या कहते हैं, तो इसको भी हमने 5 पॉइंट में लिखा है बच्चे। इस 5 पॉइंट्स में इस डार्विनिज्म की थियरी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे डार्विन साहब और किससे इन्फ्लुएंस हुए और सारी चीजें, इनके फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोडिगैलिटी इन नेचर या फिर ओवर प्रोडक्शन। सेकंड इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड इज वेरिएशन, एंड फोर्थ इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, एंड फोर्थ इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्रोडिगैलिटी इन नेचर, ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, तो हमें पता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में जाएगा तो शुरू में तो क्या होगा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट है, और जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे तो वो उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, और रिसोर्सेज को जब यूज करेगा तो उसके नंबर उस इकोसिस्टम के अंदर, उस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग में उसके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
और जब उसके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वही रिसोर्सेस जो अभी तक एबंडेंट थे, वो एबंडेंट इसलिए थे क्योंकि इनके नंबर कम थे। और जब इनके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, इन ऑर्गेनिज्म के नंबर जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो वही रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। और जब बच्चे वो रिसोर्सेज अब कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनमें कंपटीशन स्टार्ट होगी, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे वो, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये पहला पॉइंट यही समझा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आता है तो उसके पास कैपेसिटी होती है अपने नंबर को इंक्रीज करने की, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की। और जब रिसोर्सेज यूटिलाइज करके अपने नंबर बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसके नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर नंबर के लिए लिमिटेड हो गए, और जब रिसोर्सेज अब लिमिटेड हो गए तो फिर क्या होगी सर, वहां पर कंपटीशन स्टार्ट होगी। और हमें वहां पर जो कंपटीशन देखने को मिलेगी, कितने तरह की कंपटीशन होगा, कितने तरह का स्ट्रगल होगा वहां पर, तो ये 3 तरह की कंपटीशन यहां पर हमने लिखी हुई है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपटीशन है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब हो गया कि जो सेम स्पीशीज के मेंबर हैं उनके बीच में कंपटीशन होना, सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन, ऑब्वियसली बात है सर, सही बात है, देखने को मिलेगा हमें वहां पर। दूसरा हमारा कंपटीशन है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब हुआ दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन, अपने सर्वाइवल के लिए दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर आपस में स्ट्रगल करेंगे, कंपीट करेंगे एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और थर्ड है अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कंपटीशन है, वो जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ लड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल कंपटीशन। फिर हमारे डार्विन साहब बोलते हैं कि ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही मेन रोल प्ले करेगा इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना, ठीक है, हमें पता है इवोल्यूशन का मतलब है चेंज आना। और चेंज कब आएगा, अगर हम घर में लड़ाई करें उससे चेंज आएगा कि बाहर वाले से लड़ाई करें उससे चेंज आएगा। तो सर घर में लड़ाई करेंगे तो उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर हम सच में चेंज लाना चाहते हैं तो हमें बाहर वाले से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, बाहर वाले से लड़ना, दूसरी स्पीशीज से लड़ना। और जब दूसरी स्पीशीज से लड़ेंगे तो उससे इवोल्यूशन होगा, उससे चेंज आएगा, ठीक है। तो हमारा जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये मेन रोल प्ले करेगा इवोल्यूशन में। ये हमें यहीं पर याद हो गया, हमारी एनसीईआरटी लाइन लिखती है, हम यहां पर रटते रहते हैं, इंटर है, इंट्रा है, कि जैसे नाम है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया, जब दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर, मतलब जब बाहर से लड़ाई करेंगे तब जाकर वो चेंज आएगा ना। तो दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर जब आपस में लड़ेंगे उससे क्या होगा, उससे इवोल्यूशन में कोई रोल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, तो सर हम पता है हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनमें एक दूसरे से चेंजेस देखने को मिलते हैं जब वो आपस में लड़ेंगे, ठीक है। पहले हमने लड़ा दिया उनको, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल के लिए उनको आपने लड़ाया, हमने कंपटीशन करा दिया। उसमें जीतेगा कौन, ये कैसे पता चलेगा कौन जीतेगा उसमें, तो सर कौन जीतेगा वो डिपेंड करेगा कौन सुपीरियर है। कौन सुपीरियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसके पास यूजफुल वेरिएशन है, ठीक है। यूजफुल वेरिएशन मतलब क्या, वो यहां पर डिस्कस करेंगे। हम दो तरह के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, माइक्रो वेरिएशन एंड मैक्रो वेरिएशन। माइक्रो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, ये वो वेरिएशन है, ये वो चेंजेस हैं जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं, ठीक है, जो सिंपल क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आने वाले जो चेंजेस होते हैं हमें बहुत अच्छे से पता है सर, ये बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, इसीलिए हमने बोला इनको माइक्रो वेरिएशन। ये मैक्रो वेरिएशन क्या है, तो मैक्रो वेरिएशन जो लार्ज वेरिएशन है सर। और लार्ज वेरिएशन कैसे आता है, लार्ज वेरिएशन आता है ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आएगा दैट इज मैक्रो वेरिएशन। और हमारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज माइक्रो वेरिएशन। और ये वेरिएशन भी दो तरह के होते हैं, यूजफुल वेरिएशन और हार्मफुल वेरिएशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास यूजफुल वेरिएशन होगा वो अपने सराउंडिंग में बाकियों से सुपीरियर होंगे, और उस लड़ाई में, उस कंपटीशन में वही जीतेगा जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है। और जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करेगा। और सर्वाइव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा वो सर्वाइव करेगा, कौन सर्वाइव किया आपको कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है सर, जिस ऑर्गेनिज्म के नंबर उस सराउंडिंग में हमें ज्यादा दिखाई देंगे उन्हीं को हम बोलेंगे शायद यही सर्वाइव किया, इसीलिए लड़ाई की, यही जीता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी को अगर आपको पता करना है कौन ज्यादा फिट है, कौन सर्वाइव कर गया, किसको नेचर ने सेलेक्ट किया, तो लिखा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यहीं पर होने वाला है।
जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होगा वो अपने नंबर बढ़ाएगा तो बोलेंगे इसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो यूजफुल वेरिएशन है, ये यूजफुल वेरिएशन क्या होंगे, धीरे धीरे करके सर एक्यूमुलेट होंगे, और जैसे जैसे ये यूजफुल वेरिएशन जितने ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और अगर एक स्पीशीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर यूजफुल वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे तो हम बोलेंगे अभी क्या हो गया, अब ये जो स्पीशीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन इकट्ठा हो चुका है, अब वो स्पीशीज उस बाकी स्पीशीज से अलग होगी, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे कि एक नई स्पीशीज बन गई है, ठीक है। वो जो नई स्पीशीज बनेगी जिसके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि एक नई स्पीशीज बन गई है। तो इसको हमने बोला कि उसके बाद फाइनली क्या होगा, नेचर इसको सेलेक्ट करेगा, वो एक नई स्पीशीज की फॉर्म में उभर कर बाहर आएगी, ठीक है, तो बोलेंगे ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज देयर। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसको हमने एक बार ऊपर ओवरव्यू देख लिया, डिस्कस कर लिया। तो क्या देखा बच्चे, सबसे पहले क्या हमारा ओवर प्रोडक्शन होगा। सिंपल सी बात है सर, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, एबिलिटी होती है अपने नंबर को बढ़ाने की, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, जब उसके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, खाना पीना कम हो गया, ठीक है, सबको लिमिटेड अमाउंट में सब चीजें नहीं मिल रही, जितना उनके रिक्वायर्ड अमाउंट है उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर कंपटीशन स्टार्ट होगी। कंपटीशन तीन तरह की, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। इसमें से आपका इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है जो दो स्पीशीज के बीच में होगा, मतलब जस्ट ऐसा होगा जैसे बाहर वालों से लड़ना, ठीक है, वो आपका मेन रोल प्ले करेगा इवोल्यूशन में, ठीक है, इट हैज ए मेन रोल इन इवोल्यूशन। उसके बाद क्या होगा सर, लड़ेंगे तो कौन जीतेंगे, जिनके पास यूजफुल वेरिएशन होगा, जिनके पास यूजफुल वेरिएशन होगा। अभी वेरिएशन भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, माइक्रो वेरिएशन, माइक्रो वेरिएशन। माइक्रो वेरिएशन कैसे है, ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मैक्रो वेरिएशन कैसे है, ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक। उसके बाद क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसको बोलेंगे कौन सबसे फिट है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। किसके नंबर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशन होगा, वही सबसे ज्यादा सर्वाइव करेगा, वही इस लड़ाई में जीतेगा, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, ठीक है। और जब वो जीतेगा तो बोलेंगे देखो नेचर ने किसी को सेलेक्ट किया, इसी को बोल दिया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आपको कैसे पता चला, जिसके नंबर जितने ज्यादा है, आपने नंबर देखकर, ठीक है, आपने उसके नंबर देखकर बोला हाँ इसको नेचर ने सेलेक्ट किया होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अभी हम इससे कुछ पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंज, अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बहुत सारा वेरिएशन एक साथ एक्यूमुलेट है उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या, कि देखिए एक नई स्पीशीज ओरिजिन होगी, तो इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। और हमारे डार्विन साहब के हिसाब से जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है बच्चे, इट इज द पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और फिटनेस की बात करें, उन्होंने बोला कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू गेट अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। और फिटनेस का मतलब इनके लिए क्या था, फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के लिए फिटनेस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सही बात है सर, जो जितना रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो अपने उतने ज्यादा प्रोजनी बढ़ाएगा, और जिसकी प्रोजनी जितनी ज्यादा होगी जिस एनवायरनमेंट के अंदर, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर उसी के नंबर ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे हम बोलेंगे इसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है। तो नेचुरल सिलेक्शन हम कैसे समझ रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सेलेक्ट किया है, तो सिंपल सी बात है, जिसके नंबर जितने हमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं इसी का सिलेक्शन हुआ है। नंबर ज्यादा दिख रहा है मतलब क्या, रिप्रोडक्शन ज्यादा किया उन्होंने, तो जो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिट होगा वही नेचर से सिलेक्ट होगा। तो फिटनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये लाइन हमसे पूछी जाती है कई बार। और यहाँ पर दो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं डार्विनिज्म के, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये दो मेन हमारे कॉन्सेप्ट हैं डार्विनिज्म के। डार्विन के बारे में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डार्विन साहब किन किन से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैल्थस। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैल्थस साहब का जो वर्क था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उससे हमारे डार्विन साहब इन्फ्लुएंस हुए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। और अगर हम बात करें उसी जिस समय हमारे डार्विन साहब काम कर रहे थे उसी टाइम पर अल्फ्रेड वेलेक साहब जो हैं, अल्फ्रेड वेलेक साहब जो कि एक नेचुरलिस्ट थे बच्चे, वो मलाया अरेचिप्elago जो आपका आइलैंड हमने बात किया था वहां पर वो काम कर रहे थे, और ये भी सेम कंक्लूजन इन्होंने निकाला जो कि हमारे डार्विन साहब जिस कंक्लूजन पर आए थे। तो अल्फ्रेड वेलेक केम टू द सेम कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, जो कि जैसा कि हमारे डार्विन साहब काम कर रहे थे उसी टाइम पर सेम कंक्लूजन इन्होंने निकाला, और इन्होंने अपना जो भी कंक्लूजन है वो डार्विन साहब को सेंड किया। हमारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किससे डार्विन साहब इन्फ्लुएंस हुए, कौन उनके साथ सेम कंक्लूजन पे आए सेम टाइम पे, ठीक है। और ये सबसे मेन तो ये बच्चे हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन। और फिटनेस के बारे में, फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट है वो उतनी ज्यादा नंबर बढ़ाएगा, जिसके नंबर जितने ज्यादा होंगे उसी को हम बोलेंगे नेचर ने इसको सेलेक्ट किया। डार्विनिज्म का अगर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इज इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। हमारे लामार्क साहब भी इवोल्यूशन ऑफ जिराफ को समझाते हैं, डार्विन साहब भी इवोल्यूशन ऑफ जिराफ को समझाते हैं।
डिफरेंस क्या दोनों में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे लमार्क साहब ने बोला कि जितने भी जिराफ थे पहले उनकी सबकी गर्दन छोटी थी, ठीक है। जब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो उसकी वजह से, एनवायरनमेंट की इफेक्ट की वजह से इनको ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन बड़ी कर ली, ठीक है। इनकी गर्दन बड़ी हो गई। ये तो हमारे थे लमार्क साहब। हमारे जो डार्विन साहब हैं, इनका क्या कहना है बच्चे, इनका ये मानना है कि एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर बड़ी गर्दन और छोटी गर्दन, दोनों ही गर्दन वाले जो जिराफ हैं वो पहले से ही प्रेजेंट थे। इनका क्या मानना है कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं और छोटी गर्दन वाले जिराफ हैं वो एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरह की जो जीन है वो उस नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन क्या होगा, जब जरूरत आएगी, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन होगी, और उस कंपटीशन में कौन जीतेगा, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है। और यहाँ पर यूजफुल वेरिएशन कौन होगा सर, ये लंबी गर्दन वाले, ठीक है, जिनके पास जीन है लंबी गर्दन करने वाली, ये उनके पास एक यूजफुल वेरिएशन की फॉर्म में कैरेक्टर उनके पास पड़ा है। और इस कैरेक्टर की वजह से, इस यूजफुल वेरिएशन की वजह से वो उस एनवायरनमेंट में बाकी जो जिराफ है उनसे बेटर सर्वाइव कर लेंगे, और बेटर सर्वाइव करेंगे तो इनके नंबर ज्यादा होंगे। इनके नंबर ज्यादा होंगे तो बोलेंगे ये फिट है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली फिट है, नंबर ज्यादा है इनके, इसी बोलोगे फिटेस्ट है ये, इनको बोलेंगे कि लंबी गर्दन वाले जो है फिटेस्ट हो गए, और जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये कहानी है हमारे डार्विन साहब की। डार्विन साहब का क्या मानना है कि हर तरह के जो कैरेक्टर हैं वो नेचर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इसी पे काम कर रहा है हमारा, कि हर एक तरह के कैरेक्टर हमेशा नेचर में प्रेजेंट है, उनके बीच में कम ज्यादा होना वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। दूसरा आपका डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। तो यहाँ पे हमने कॉलोनी ले रखी है मॉस्किटो की, इसमें कुछ मॉस्किटो रेजिस्टेंट है, कुछ सेंसिटिव है। किसके लिए, इस डीडीटी केमिकल के लिए। उसका जब छिड़काव करेंगे तो जो भी आपके मॉस्किटो हैं जो रेजिस्टेंट होंगे इस डीडीटी के लिए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। वो क्यों रेजिस्टेंट है, क्योंकि उनके पास वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, और उस यूजफुल वेरिएशन की वजह से वो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी जिनके पास यूजफुल वेरिएशन नहीं है वो क्या हो जाएंगे, वो सेंसिटिव है आपके, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर बात करें तो हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक्स से पढ़ा हम लोगों ने, जो हेट्रोजाइगस वाले होते हैं बच्चों, कैरियर होते हैं, और जो हेट्रोजाइगस है उनके ब्लड में, उनकी बॉडी में आपको दोनों तरह की आरबीसी देखने को मिलेगी, सिकल से भी मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, ये मलेरिया के रेजिस्टेंट होते हैं, इनको मलेरिया जल्दी नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे मलेरिया बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो ऐसी जगह पे कहीं कहीं देखा गया बच्चे, ये नॉर्मली बच्चे नॉर्मल कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि वहाँ पे जो हेट्रोजाइगस वाली पॉपुलेशन है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हेट्रोजाइगस वाली पॉपुलेशन को वहाँ की नेचर ने, ठीक है, नेचर ने क्यों सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि शायद वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है, इसलिए आपको हेट्रोजाइगस वाले ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इस तरह का जो सिलेक्शन होता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन।